हेलो स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था या हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। आज जो उस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हमें सीखना है दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम लोअर स्टैंडर्ड से भी सीखते आ रहे हैं, ठीक है। ओम्स लॉ, तो आज हमें इसको सीखना है ओम्स लॉ और इसका फिजिकल ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। सो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किसने बनाया है? जॉर्ज सिमोन ओहम्स इन 1828 ईडी। ठीक है। रिलेशन बिटवीन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन करंट थ्रू कंडक्टर। अगर कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू कंडक्टर, इन दोनों में रिलेशन बताने का काम किसने किया? जॉर्ज सिमोन ओहम। और उसी को हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन current through conductor current through conductor and potential difference applied to कंडक्टर। इन दोनों का रिलेशन किसने बताया हमें? जॉर्ज ओहम ने इन 1828, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, इसी को कहते हैं रिलेशन, इस रिलेशन को कहते हैं ओहम्स लॉ। तो ओहम्स ने क्या कहा था? द करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टू एंड of conductor and provide the physical state of conductor is in change। okay, क्या कहा था? the current through conductor current I, current through conductor is directly proportional to potential difference, is directly proportional to potential difference applied between two ends of इसके two ends of conductor applied between two ends of conductor and two ends provided physical state remain unchanged। मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी क्वांटिटीज जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उस केस में हम क्या कहते हैं? करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ये पोटेंशियल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन फिजिकल स्टेट हमारे क्या होने चाहिए? अनचेंज होने चाहिए। मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारा बाकी की जो चीज़ें हैं वो फिजिकल स्टेट जो होते हैं वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ निकालें, आइडियल ओम्स लॉ में ग्राफ के बारे में क्या बताते हैं? अगर हम ग्राफ निकाले पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V वर्सेस करंट I, ठीक है, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या कहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। तो इस टाइप का ग्राफ आना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आना चाहिए। लेकिन जब हम कंडक्टर का स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा अलग ग्राफ आता है। इस तरह से हमारा ग्राफ आता है। दिस इज आइडियल ओहम लॉ। ये क्या है? आइडियल ओहम लॉ का ग्राफ है। आइडियल ओहम लॉ के लिए ये लॉ अप्लाई होता है। अगर हम गुड कंडक्टर का स्टडी करते तो ये किसके लिए ग्राफ है? गुड कंडक्टर।
तो गुड कंडक्टर का ये ग्राफ है, और आइडियल ओम्स लॉ ये कोई फॉलो नहीं करता, कोई भी कंडक्टर जनरली आइडियली ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। थोड़ा सा जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट थोड़ा कम होता जाएगा, करंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, कंडक्टर हीटअप होगा, कंडक्टर हीटअप होगा तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा और करंट कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है और उसकी वजह से थोड़ा सा करंट कम फ्लो करने लगता है। ठीक है, अब आते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर भी, कहाँ से आया ये रेजिस्टेंस टर्म। तो देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। करंट इंक्रीज होता है, वोल्टेज इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, आर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसी को हम कहेंगे, इस आर को क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा देन, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर पीछे वाला इक्वेशन हम देखते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आई डिवाइड में चला जाएगा, और इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, क्या होगा, ओहम। इसे क्या कहते हैं, ओहम। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। तो ओहम किसे कहेंगे, या इसको ओहम, ओहम का डेफिनेशन क्या है, तो इसी फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं। 1 ओहम किसे कहा जाएगा, 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। 1 वोल्ट इज 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। So if potential difference of 1 volt across the conductor produce the current of 1 ampere through it, then the resistance is known as a, or resistance of conductor is known as a 1 ohm. Okay, क्या कहा, if the potential difference, if potential difference across conductor, okay, potential difference of 1 volt, of 1 volt across conductor, across conductor produce a current of 1 ampere, produce a current of 1 ampere, then resistance of current, sorry, resistance of conductor, resistance of conductor is 1 ohm, is 1 ohm। तो अगर हम किसी वायर को, किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 एम्पियर। उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन टू करंट, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अपोजिशन टू करंट, करंट को अपोज करने वाली क्वांटिटी है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसे कहा जाता है कंडक्टेंस, उसे क्या कहा जाता है, कंडक्टेंस। तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस
इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसे क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को इंडिकेट किया जाता है सी से, एंड इसका वैल्यू होता है 1/r। कंडक्टेंस इज नथिंग बट 1/r। 1 रेजिस्टेंस इज नोन एज अ कंडक्टेंस। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका एक तो ऐसा यूनिट होगा ओहम इनवर्स। क्या होगा? ओहम इनवर्स। और इसी को कहा जाता है सीमेंस। ठीक है, एक तो ओहम इनवर्स या इसे कहा जाता है सीमेंस। तो ये समझ में आ गया ओहम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओहम्स लॉ क्या कहता है हमें? द करंट थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाला तो उससे हमने क्या कहा? रेजिस्टेंस। उससे क्या कहा हमने? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया। रेजिस्टेंस का अगर उल्टा रेसिप्रोकल लिया तो उसे कहते हैं कंडक्टेंस। तो ये समझ में आ गया। अब ये क्वांटिटी आई कहाँ से, या इसका फिजिकल ओरिजिन हम स्टडी करते हैं। फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ। फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ। चलो, अगर हम कंडक्टर का स्टडी करते हैं, हमें पता है कोई भी कंडक्टर ले लो, उसमें क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, रैंडम मोशन में रहेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे? रैंडम मोशन में मूव करते रहेंगे, यहाँ वहाँ कोलाइड होते रहेंगे। आयन कोर को कोलाइड होंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड होंगे, ये हमें पता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर ले ले तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें रैंडमली मूव करते रहते, रैंडम मोशन में रहते। अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसको हम क्या अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो हमने पढ़ा है पहले ही। ठीक है, तो अब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है। करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है। तो अगर हम मानते हैं कंसीडर इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? m। एंड E is electric field। ठीक है, mass of electron and E is electric field applied to conductor। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये फ्लो करेगा तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। देयरफॉर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो हमने फॉर्मूला स्टडी किया F इज इक्वल टू QE, वेयर F इज अ फोर्स, Q चार्ज और E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज कौन सा है? चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो यही फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? F इज इक्वल टू E इंटू E। E इंटू ये हो गया फोर्स। अब इस फोर्स, ये मूव कर रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा। देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एक्सेलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma एंड देयरफॉर A इज इक्वल टू F अपॉन m। दैट इज F का वैल्यू E अपॉन m। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू E अपॉन m। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन, ये
मूव करता रहेगा। इलेक्ट्रॉन पे कितना एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, ए। ठीक है, अब देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास रैंडम मोशन तो रहेगा, इलेक्ट्रॉन के पास रैंडम मोशन रहेगा, लेकिन वो ड्रिफ्ट करता रहेगा। वो क्या करेगा, ड्रिफ्ट करता रहेगा, मीन्स उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास एक तो क्या रहेगा, रैंडम मोशन, प्लस वो ड्रिफ्ट करता रहेगा। क्या करता रहेगा, ड्रिफ्ट, मीन्स वो रैंडम मोशन में भी रहेगा और धीरे धीरे आगे आगे भी जाएगा, तो उसके पास दो मोशन रहेगा। ठीक है, अब इस दो मोशन की वजह से वो कोलाइड होता रहेगा। किसके साथ कोलाइड होगा, एक तो आयन कोर के साथ कोलाइड होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होगा। अगर इन दो कोलिजन के बीच में, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्टडी करते हैं, घटती है या बढ़ती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं होता। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेंगे, जब ये मूव कर रहे हैं तो ये कोलिजन करेंगे। बट ड्रिफ्ट हमारी वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोलिजन की वजह से भी चेंज नहीं होती। एक कोलिजन हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम, कोलिजन के बाद भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आता। तो अगर हम एवरेज टाइम फाइंड करते हैं, तो हम मानते हैं कि सपोज टाउ एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अगर टाउ ये टाइम दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd गिवन बाय, अब Vd का वैल्यू किससे गिवन करेंगे हम, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी हमने फाइंड आउट किया, क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ई अपॉन एम, तो वो फॉर्मूला हम पुट करेंगे अब। देयरफॉर Vd इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू टाउ, एक इक्वेशन हमें मिल गया। इससे पहले भी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, देखो पीछे, अगर नहीं पता है तो पिछले वाला लेक्चर देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था हमारा। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, एक फॉर्मूला आया था, क्या आया था, J डिवाइडेड बाय NE, ये फॉर्मूला आया था। अगर दोनों को हम कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कि J अपॉन NE इज इक्वल टू ई टाउ बाय M, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, सारे टर्म वहां भेज दो, तो ये होगा M ऊपर आ गया, E स्क्वायर N टाउ इंटू J, M कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, N कांस्टेंट, टाउ कांस्टेंट, ये सारे टर्म कांस्टेंट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम, M E स्क्वायर N टाउ इज कांस्टेंट, और इसको नाम देते हैं रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी, ये है रेजिस्टिविटी, एंड देयरफॉर E इज इक्वल टू रो इंटू J, where rho is a resistivity, means हम इससे लिख सकते हैं कि E is directly proportional to J, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो करंट डेंसिटी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव देना पड़ेगा। अगर वो स्ट्रांग होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा मीन्स पोटेंशियल स्ट्रांग होगा, पोटेंशियल स्ट्रांग होगा तो क्या बढ़ेगा, करंट डेंसिटी मीन्स करंट बढ़ेगी। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमने ओम्स लॉ को पॉइंट किया कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये समझ में आया इक्वेशन। ओरिजिन का इक्वेशन कहाँ से आया, पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का स्टडी किया, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकालने के बाद मीन्स फोर्स के फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकालने के बाद उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो इक्वेशन हमें मिले, देन उनको कंपेयर करके हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो करंट डेंसिटी भी बढ़ती है। सो एज पोटेंशियल इंक्रीजेस करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ से यह फॉर्मूला हमें मिला, यहाँ से यह फॉर्मूला मिला। तो ये समझ में आ गया ओम्स लॉ एंड फिजिकल, उसका ओरिजिन क्या है। तो इसको अच्छे से रीड करो, इजी टॉपिक है। इसका डेफिनेशन पूछा जाता है या इस लॉ पूछा जाता है, लॉ के ऊपर रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से रीड करो, इसका अच्छे से नोट्स बनाओ। तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं, ओके। नेक्स्ट टाइम में इसका लिमिटेशन स्टडी करेंगे कि लिमिटेशन क्या होता है मोस्टली।